Hello guys, good morning. Solid state lecture 3। देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉलिड की क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। हमने देखा था पार्टिकल की अरेंजमेंट के बेस के ऊपर हमने सॉलिड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, अमorphous सॉलिड्स में। एंड आफ्टर दैट crystalline solids can be categorized into four categories on the basis of intermolecular forces. First one is the metallic bonding, second one is the metallic solid, second is the ionic solid, third is the covalent solid, and fourth one is the molecular solids. Today we will discuss about a new concept and that is very most important for JEE and medical. देखिए आज हम डिस्कस करते हैं concept of लेटिस पॉइंट। लेटिस पॉइंट का क्या कंसेप्ट होता है? जनरली जो लेटिस पॉइंट होता है उसका मीन्स क्या होता है? जो लेटिस पॉइंट होता है जनरली हम बोलते हैं द एडजस्टमेंट ऑफ आइटम, आयंस और मोलिक्यूल्स। एडजस्टमेंट ऑफ आइटम, आयंस और मोलिक्यूल्स बाय ए पॉइंट्स इन द स्पेस that is called lattice point। लेटिस पॉइंट यानी जब भी हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, आइटम को, मॉलिक्यूल्स को स्पेस के अंदर एक पॉइंट के द्वारा शो करते हैं वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है लेटिस पॉइंट। जनरली जो पॉइंट्स होता है यानी कि आइटम, आयंस और मॉलिक्यूल, हम इसको एक सॉलिड हार्ड स्फीयर से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉलिड हार्ड स्फीयर लाइक दैट, यानी एक ठोस गोले की तरह बिहेव करता है। और जब हम इनको एक स्पेस के अंदर एडजस्ट करते हैं, वो 1D भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है, जो हमारे को सिस्टम ऑब्टेन होता है उसको हम लेटिस पॉइंट कहते हैं। अब बात करते हैं इसकी फीचर की। इंपॉर्टेंट फीचर of the lattice point। लेटिस पॉइंट यानी लेटिस पॉइंट की फीचर क्या क्या है? सबसे पहली फीचर क्या है लेटिस पॉइंट की? जो लेटिस पॉइंट होता है, एक लेटिस के अंदर हर एक जो पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? लेटिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। each point in the lattice represent a lattice point। हर एक जो पॉइंट है लेटिस के अंदर एक लेटिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड फीचर है जो लेटिस पॉइंट की, वो क्या है? जो लेटिस पॉइंट होता है, लेटिस पॉइंट्स इज इनफाइनाइट, यानी इसकी जो नंबरिंग है, जो नंबर्स हैं, वे कितने लेटिस पॉइंट हैं वो नंबर में इनफाइनाइट रहता है। कोई पोजीशन, कोई भी जो नंबरिंग है इसकी वो फिक्स नहीं रहती। थर्ड जो फीचर है लेटिस पॉइंट की वो क्या है कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो लेटिस पॉइंट हैं। मान लीजिए हमारे पास एक लेटिस पॉइंट ये है, एक लेटिस पॉइंट ये है, एक लेटिस पॉइंट ये है, एक लेटिस पॉइंट ये है। मैं इसके अलोंग इनको ज्वाइंट करता हूं, मैं इसके अलोंग इसको ज्वाइंट करता हूं, फिर मैं इसके अलोंग ज्वाइंट करता हूं, मैं इसके अलोंग ज्वाइंट करता हूं। यानी क्या होता है, जैसे ही हम लेटिस पॉइंट को ज्वाइंट करते हैं तो हमारे को उस
लेटिस का ज्योमेट्रिक ऑब्टेन हो जाता है, उस क्रिस्टल का हमारे को ज्योमेट्रिक ऑब्टेन हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि व्हेन लेटिस पॉइंट आर ज्वाइंट, when the lattice point are joints, we get geometry of the crystal। हमारे को उसका ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द लेटिस पॉइंट। एंड फोर्थ वन इज, जो लेटिस होता है, लेटिस पॉइंट होता है, वो क्रिस्टल लेटिस से टोटली डिफरेंट होता है। यानी यदि हम लेटिस के अंदर पॉइंट्स को, यानी कि एटम को, आयंस को और मॉलिक्यूल्स को यदि हम एक पॉइंट से, यानी एक सॉलिड हार्ड स्फीयर से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे को क्या मिल जाता है, हमारे को एक क्रिस्टल लेटिस मिल जाती है। यानी लेटिस पॉइंट, लेटिस इज totally different than crystal lattice or space lattice। रियल में क्या होता है, in fact when atom, ions or molecules are replaced by the points, then it is known as crystal lattice or generally space lattice। This is the features of the lattice points। यानी लॉजिकली हमने देखा कि लेटिस पॉइंट का, एक लेटिस का, एक उसके अंदर जो लेटिस पॉइंट है उनका क्या रोल रहता है। पहले हमने देखा लेटिस पॉइंट किसको बोलते हैं, यानी लेटिस पॉइंट क्या होता है, जब आप एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, आयंस को एक पॉइंट की तरह रिप्लेस करते हैं एक लेटिस में, और जनरली जो पॉइंट्स होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक सॉलिड हार्ड स्फीयर की तरह बिहेव करता है, यानी एक ठोस गोले की तरह, लाइक एन आयरन बार। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लेटिस पॉइंट कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि फीचर क्या क्या है लेटिस पॉइंट की। जो सबसे पहले फीचर्स क्या है कि हर एक जो पॉइंट्स होता है लेटिस के अंदर, वो लेटिस पॉइंट की तरह बिहेव करता है। सेकंड फीचर क्या देखा हमने कि जो लेटिस के अंदर जो लेटिस पॉइंट्स होते हैं उनकी संख्या, उनकी नंबरिंग इनफाइनाइट रहती है। तीसरा हमने क्या देखा कि जब भी हम लेटिस पॉइंट को ज्वाइंट करते हैं तो हमारे को उसका ज्योमेट्री ऑब्टेन्ड होता है, यानी उसकी स्ट्रक्चरल डिटरमिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लेटिस पॉइंट। और फोर्थ हमने क्या देखा कि यदि मैं लेटिस का और यदि मैं क्रिस्टल लेटिस का कंपैरिजन करूं, तो जब भी एटम को, आयंस को और मॉलिक्यूल्स को एक पॉइंट के द्वारा हमने रिप्लेस किया, जनरली हमने उसको क्या बोला, क्रिस्टल लेटिस बोला। इसका मतलब क्या है, जो लेटिस है और जो क्रिस्टल लेटिस है वो टोटली एक दूसरे से जनरली रूप में डिफरेंट है। दिस इज द फीचर ऑफ द लेटिस पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं यूनिट सेल की। अब देखिए क्या होता है, अब हम देखेंगे, हम कंसेप्ट स्टडी करेंगे यूनिट सेल और स्पेस लेटिस। हम देखेंगे इसका मीन क्या रहता है लेटिस यूनिट सेल में और जो स्पेस लेटिस है हमारा, उन दोनों के अंदर इसका क्या रोल रहता है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम लेटिस, स्पेस लेटिस की। सबसे पहले हम बात करेंगे अब स्पेस लेटिस की, या जनरली इसको बोला जाता है क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टल लेटिस यानी जब बहुत सारे लेटिस पॉइंट को, यानी व्हेन लार्ज नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट
आर एडजस्टेड इन द स्पेस, वो स्पेस कोई भी हो सकता है, और जनरली हम 3D की बात करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है स्पेस लेटिस और क्रिस्टल लेटिस। यानी स्पेस मींस स्पेस, लेटिस का मतलब क्या है कि जब हम पॉइंट्स के रूप में यानी एक सॉलिड हार्ड के स्फीयर के रूप में जब उन पॉइंट को, उन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को एक 3D स्पेस के अंदर एडजस्ट करते हैं, 2D स्पेस के अंदर एडजस्ट करते हैं, 1D स्पेस के अंदर एडजस्ट करते हैं, तो हमारे को क्या है, एक स्ट्रक्चरल डिटरमिनेशन कैरिड आउट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल लेटिस या स्पेस लेटिस। व्हेन lattice points are adjusted in the space, that is called space lattice और क्रिस्टल लेटिस। यदि हम 1D के अंदर बात करें, इट में भी ये 1D हो सकता है, ये 2D भी हो सकता है, और ये 3D भी हो सकता है। अब इस स्पेस लेटिस के अंदर जो एक लेटिस पॉइंट का जो रिपीटेशन है वो क्या कहलाता है, यूनिट सेल कहलाता है। यानी जो स्मॉलेस्ट रिपीटेड पार्ट है वो क्या कहलाएगा, उस कंप्लीट स्पेस लेटिस का जो स्मॉलेस्ट रिपीटेड पार्ट है उस पोर्शन को बोला जाता है यूनिट सेल। यानी हम बात करेंगे अब यूनिट सेल की। द स्मॉलेस्ट repeated part, smallest repeated, note it, repeated part, smallest repeated part of a complete space lattice is called unit cells। एक स्मॉलेस्ट रिपीटेड जो पार्ट होता है एक कंप्लीट स्पेस लेटिस का, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है यूनिट सेल। इट में आल्सो, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं व्हेन वी कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग, व्हेन वी कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग, whole building play a role of space lattice, play a role of space lattice and bricks, जो उसके अंदर जो ईंटें होती हैं, bricks are as a role of यूनिट सेल। देखिए हमने क्या देखा, हमारे पास क्या एग्जांपल है कि जब भी हम एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके अंदर जो पूरे का पूरा बिल्डिंग जो 3D कवर करता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्पेस लेटिस। और उसके अंदर जो ब्रिक्स, जो ईंटों की जो इन्वॉल्वमेंट रहती है वो उसका सबसे छोटा और रिपीटेड पार्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो यूनिट सेल होता है, यूनिट सेल इट में आल्सो 1D, इट में आल्सो 2D, इट में आल्सो 3D। ये 1D भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है और 3D भी हो सकता है। नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं हम यूनिट सेल की टाइप्स की, यूनिट सेल की टाइप्स।
यूनिट सेल कहते हैं। देखिए यदि मैं बात करता हूं 1D यूनिट सेल की, 1D यानी ओनली वन पैरामीटर इज रिक्वायर्ड। देखिए हमारे पास ये कोई भी दो लेटेस्ट पॉइंट है, मैं इनको ज्वाइंट करता हूं, इनको ज्वाइंट, मान लीजिए ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक ए के द्वारा मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं, यानी ओनली one parameter is required to define 1D unit cell। 1D यूनिट सेल को यानी 1D नाम से सजेस्ट हो रहा है, एक ही डायमेंशन रहेगा इसके अंदर, यानी केवल हमारे को एक पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होगी। यदि मैं बात करता हूं 2D यूनिट सेल की, 2D यूनिट सेल की, सपोज मेरे पास ये लेटेस्ट पॉइंट एडजस्ट है स्पेस के अंदर, इस प्रकार से बहुत सारे लेटेस्ट पॉइंट को मैंने स्पेस के अंदर एडजस्ट किया हुआ है। देखिए मैं इसके अलोंग ड्रा करता हूं एक ट्रांसलेशनल वेक्टर, एक मैं इसके अलोंग इस साइड के अलोंग करता हूं। ये सपोज ए फॉर्म है, ये सपोज बी है, और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। इसका मतलब क्या है, 2D यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए मुझे 3 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यानी 3 पैरामीटर, और वो 3 पैरामीटर कौन कौन से हैं, दिस एंड एंगल थीटा, यानी ए बी एंड थीटा। 3 पैरामीटर ए बी एंड थीटा आर रिक्वायर्ड to define the 2D unit cell। 1D में एक पैरामीटर की रिक्वायरमेंट थी, हमारे पास इसमें 3 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है। इसको इस लेटेस्ट पॉइंट के अंदर किसी तरह से भी एडजस्ट कर सकते हैं, हमारे को 3 पैरामीटर का ही रिक्वायरमेंट रहेगा। थर्ड बात करते हैं हम किसकी, थर्ड बात करते हैं हम, अब देखिए इस जो हमारे पास 2D यूनिट सेल है, इसके अंदर हमारे पास 5 प्रकार के सिस्टम्स ऑब्टेन होते हैं जो एडजस्टमेंट हम करते हैं लेटेस्ट पॉइंट की, यानी 5 टाइप्स मिलेंगी हमारे को इसके अंदर। जैसे मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट केस है, यानी टोटल 5 टाइप्स ऑफ system are obtained in case of 2D unit cell। 2D unit cell देखिए फर्स्ट क्या होगा, मान लीजिए कि हमारे पास क्या है कि A और B यानी दोनों का जो एज लेंथ है वो बराबर है, और जो थीटा है हमारे पास वो 90 डिग्री है। यानी यदि मैं इस प्रकार से एडजस्ट करता हूं पॉइंट्स को, इस प्रकार से मान लीजिए ये एज लेंथ A है और ये क्या है B है, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है। यदि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और थीटा इनके बीच में 90 डिग्री का है, इसको हम बोलते हैं कि किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एक स्क्वायर का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी पहला जो हमारे पास यानी जो सिस्टम ऑब्टेन होगा, जो स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा वो कैसा रहेगा, स्क्वायर की फॉर्म में रहेगा। दूसरा हमारे पास क्या सिस्टम रहेगा कि मान लीजिए कि दोनों की साइड बराबर नहीं है, लेकिन थीटा दोनों के बीच में क्या है 90 डिग्री है, तो हमारे पास कैसा सिस्टम रहेगा, ये लेटेस्ट पॉइंट है, ये A है और ये क्या है B है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। दिस इज द फॉर्मेशंस ऑफ रेक्टेंगल, यानी इस प्रकार से हम इसको एडजस्ट करके दिखा सकते हैं, रेक्टेंगल का फॉर्मेशन होगा। थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड हमारे पास है कि यदि दोनों की दोनों साइड बराबर हैं और थीटा हमारे पास अब की बात 90 डिग्री ना होके थीटा हमारे पास 60 डिग्री रहता है, एक हमारे पास स्ट्रक्चरल डिटरमिनेशन रहता है, कैसा कि मैं इसको कैसे एडजस्ट करूं,
मैं इसको ऐसे एडजस्ट कर सकता हूं कि मेरे पास कैसा ज्योमेट्री बनेगा, मेरे पास ऐसा ज्योमेट्री बन जाएगा इस प्रकार से। यानी मेरे पास एक हेक्सागन का फॉर्मेशन होता है, हेक्सागन यानी थीटा 60 डिग्री, इसको हम बोलते हैं हेक्सागन। यदि जनरली यदि मुझे थीटा निकालना पड़ेगा मैं ये फॉर्मूला यूज कर लूंगा 360 बाय n से है इसको एग्जांपल। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ हेक्सागन मेरे पास टोटल n का वैल्यू कितना है 6, मेरे पास थीटा का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। फोर्थ केस मेरे पास क्या है, जो फोर्थ टाइप होगा हमारे पास वो क्या रहेगा, फोर्थ टाइप हमारे पास रहेगा, जो फोर्थ टाइप हमारे पास है हमने निकालना है इसके अंदर वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम यानी जर्नली मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूं तो क्या होगा, इसके अंदर जो साइड्स हैं वो बराबर नहीं रहती, ए और बी बराबर नहीं है और थीटा भी इसके अंदर 90 डिग्री का नहीं रहता। और ये क्या है, इस 2D के अंदर मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम को। और जो फिफ्थ है हमारे पास वो क्या है, वो हमारे पास है रोम्बिक सिस्टम, जिसमें क्या होता है हमारे पास ए और जो बी है वो बराबर, जो ए और बी का जो वैल्यू है, सॉरी एक बार नोट कर लीजिए पैरेललोग्राम को जो टाइप्स है 4 ये नोट कर लीजिए, उसके बाद हम फिफ्थ की बात करते हैं। एंड फिफ्थ वन इज, यदि मैं बात करता हूं रोम्बिक सिस्टम की, रोम्बिक कि हमारे पास इसके अंदर दोनों साइड इक्वल रहेंगी और जो हमारे पास थीटा रहता है, थीटा वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं रहेंगे। दिस इज द 5 टाइप्स ऑफ द सिस्टम दैट आर स्टडीड इन केस ऑफ द 2D यूनिट सेल्स। ये हमारे पास 5 टाइप्स हैं टोटल मिला के। फर्स्ट फॉर्मेशन सिस्टम है स्क्वायर जहां पर दोनों साइड्स और एंगल 90 डिग्री रहता है, सेकंड इज रेक्टेंगल, थर्ड इज हेक्सागन और जो हमारे पास फोर्थ है पैरेललोग्राम और फिफ्थ हमारे पास क्या है रोम्बिक। जो इसमें नोट वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि इसके अंदर पेंटागन का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। पेंटागन, पेंटागन is not possible, पेंटागन का पॉसिबल नहीं है इसके अंदर। ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है, पेंटागन का पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि पेंटागन के केस में जो इंटीरियर एंगल बनता है दैट इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री और इसके अंदर जो हमारे पास एंगल रहता है वो रहता है 108 डिग्री और जिसकी वजह से जो 108 डिग्री है वो 360 का इंटीरियर मल्टीपल नहीं है। इसी वजह से जो पेंटागन होता है इसके केस में पॉसिबल नहीं है। दिस इज द 5 types of the system that are obtained in case of the 2D unit cells। अब बात करते हैं हम 3D यूनिट सेल। 3D के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे, उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि यूनिट सेल को हम कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। Next topic is types of unit cells। Types of unit cells। देखिए उसको डिस्कस करने से पहले हम जरा कुछ बेसिक्स बातों की तरफ ध्यान देते हैं कि हमारे पास जो यूनिट सेल का टाइप्स है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। अब देखिए इस यूनिट सेल की टाइप्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में बोलते हैं हम इसको। और ये जो यूनिट सेल का टाइप्स है ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की एडजस्टमेंट के बेस पर हम स्टडी कर रहे हैं यहां पर कि स्पेस के अंदर इनको कैसे एडजस्ट किया जाता है। उस एडजस्टमेंट के बेस पर ही हम यूनिट सेल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास वो क्या है, परिमिटिव यूनिट सेल्स। परिमिटिव यूनिट सेल्स
इसको और बोलते हैं हम क्या, सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल। एंड सेकंड वन इज द नॉन परिमेटिव यूनिट सेल्स, नॉन परिमेटिव यूनिट सेल। और जनरली इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं हम सेंटर्ड यूनिट सेल। दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब इसको डिस्कस करने से पहले जरा हमारे को जो एक क्रिस्टल लेटिस होता है, जो क्यूब की फॉर्म में रहता है, उसके बारे में हमारे को कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि उस क्यूब के अंदर कितने कॉर्नर रहते हैं, उसके अंदर कितने फेस लाई करते हैं, उसके अंदर कितने बॉडी सेंटर लाई करते हैं, उसके अंदर कितने एंड सेंटर लाई करते हैं। अब देखिए हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब ये हमारे पास एक क्रिस्टल लेटिस यानी एक क्यूब है, क्यूब। इसके अंदर यदि हम बात करें कॉर्नर की बात करते हैं, कॉर्नर इसके अंदर हमारे पास टोटली 8 कॉर्नर रहते हैं। एक कॉर्नर हमारे पास ये है, इसका लोकेशन ये, इसका ये है, एक इसको बोला जाता है, एक इसको। यानी यदि मैं बात करता हूं किसकी, यदि मैं बात करता हूं ये एक क्यूब की तरह बिहेव करता है। एक कॉर्नर हमारे पास ये है, एक ये है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल मिला के हमारे पास कितने कॉर्नर्स आते हैं, यानी टोटल कॉर्नर्स कितने हैं हमारे पास, टोटल कॉर्नर्स यानी कॉर्नर की संख्या है हमारे पास 8। अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं कि फेस कितने हैं हमारे पास, यानी टोटल फेस कितने होंगे इस क्यूब के अंदर। जरा इस ज्योमेट्री को देखिए, इस स्ट्रक्चर को देखिए जो एक क्यूब की तरह बिहेव करता है। एक आपकी साइड वाला 1, ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है 2, ये 3, ये 4, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला। यदि मैं इसको इस 3D के अंदर अज्यूम करूं तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है, इसको बोलता हूं मैं क्या, टॉप, टी से रिप्रेजेंट करता हूं, इसको मैं डी से रिप्रेजेंट करता हूं यानी बॉटम, और इसको रिप्रेजेंट करता हूं मैं किससे, राइट से, इसको रिप्रेजेंट करता हूं मैं लेफ्ट से। और अब हमारे पास एक फेस ऊपर वाला, एक नीचे वाला, यानी मैं क्या करूं, एक को रिप्रेजेंट करता हूं फ्रंट से और एक को रिप्रेजेंट करता हूं बीए यानी बैक से। यानी बच्चों हमारे पास टोटल मिला के कितने फेस हुए, टोटल मिला के हमारे पास 6 फेस आते हैं, 6 फेस टोटल मिला के हमारे पास 6 फेस आए। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, बॉडी डायग्राम, बॉडी सेंटर की, यानी बॉडी सेंटर कितने होते हैं। अब देखिए यदि मैं इसके सेंटर की बात करूं इस क्यूब का, तो इसमें से देखिए एक कहीं से भी आप यदि एक्सिस पास करते हैं तो हमारे पास इसका हमेशा एक ही सेंटर में से पास आउट होगा, यानी बॉडी के सेंटर हमारे पास कितने हैं इसके, एक। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, एंड सेंटर की, एंड सेंटर यानी मान लीजिए अपोजिट फेस की बात कर रहे हैं, एक ये है तो इसके अपोजिट में ये रहेगा, ये है तो इसके अपोजिट में ये रहेगा। यदि फ्रंट वाला एक साइड है तो बैक इसका अपोजिट फेस होगा, यानी कुल मिला के हमारे पास 2 एंड सेंटर रहते हैं। इसको डिस्कस करने से पहले हमारे को इसके बारे में कंप्लीट जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। इसी के बेस पर हम बताएंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसकी एडजस्टमेंट के बेस पर हम यूनिट सेल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट इज द परिमेटिव यूनिट सेल, यानी इसका एक नाम और है सिंपल यूनिट सेल, एंड सेकंड वन इज द नॉन परिमेटिव यूनिट सेल, यानी इसको बोलते हैं हम बच्चों सेंटर्ड यूनिट सेल। अभी हमने इस क्यूब को स्टडी किया, इस क्यूब के अंदर टोटल कॉर्नर हमारे पास 8 रहते हैं। जो बाकी बातें हैं इसके अंदर की बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, इसके अंदर फेस डायगोनल कितने होते हैं, अल्टरनेट फेस कितने रहते हैं, एज कितने रहते हैं, इसके बाद इस क्लासिफिकेशन के बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। बॉडी सेंटर 1 रहता है इसमें और एंड सेंटर 2 रहते हैं। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि जो परिमेटिव यूनिट सेल होता है या सिंपल यूनिट सेल होता है उसका क्या मीन रहता है और नॉन परिमेटिव यूनिट सेल का क्या मीन रहता है। देखिए क्या होता है, जो परिमेटिव यूनिट सेल्स होता है जनरली क्या होता है, इट इज दैट टाइप ऑफ द यूनिट सेल व्हेन atoms
are located only at the corners of a cube या space lattice, that is called क्या बोलोगे उसको, that is called primitive unit cell, या इसको बोला जाता है सिंपल यूनिट सेल। यदि मैं रिप्रेजेंट करूं इसको डायग्रामेटिकली एक क्यूब के अंदर, तो हमारे पास ये जो ज्योमेट्री रहता है, जो ज्योमेट्री रहेगा, इसको क्या बोला जाता है। अब देखिए केवल इस क्यूब के अंदर, इस लेटिस स्पेस लेटिस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, आइटम आयंस और मॉलिक्यूल, वो केवल कॉर्नर के ऊपर लोकेटेड रहते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड परिमिटिव यूनिट सेल्स, यानी सिंपल यूनिट सेल्स। अब देखिए यदि हम बात करते हैं नॉन परिमिटिव यूनिट सेल्स की, यानी हमारे पास जो नॉन परिमिटिव यूनिट सेल है उसका क्या मीन रहता है। अब देखिए यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर को छोड़ के बाकी यदि किसी पोजीशन पर भी लाई करते हैं, कॉर्नर पे तो लाई करेंगे ही करेंगे, साथ में उस क्रिस्टल लेटिस के किसी दूसरी पोजीशन पर भी लाई करते हैं, वो क्या कहलाता है, वो नॉन परिमिटिव यूनिट सेल कहलाता है, यानी नॉन परिमिटिव यूनिट सेल, नॉन परिमिटिव यूनिट सेल, यानी क्या बोला हमने, when atoms और molecules या constituent particles, कुछ भी लिख लीजिए, when atoms or molecules are located not only at the corner, not only at the corner, but also present on the, वो फेस सेंटर पर भी हो सकते हैं, ऑन द फेस सेंटर, बॉडी सेंटर पर भी हो सकते हैं, और एंड सेंटर पर भी हो सकते हैं, एंड सेंटर एंड सेंटर, that is called non-perimeter unit cell, non-perimeter unit cell या सेंटर यूनिट सेल। यानी कहने का मतलब क्या है कि कॉर्नर पर तो वो होंगे ही होंगे, इसके अलावा उस स्पेस लेटिस के अंदर कोई और पोजीशन भी हो, कॉर्नर के एडिशन में क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नॉन परिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। अब देखिए बात करते हैं टाइप्स की, यानी टाइप्स ऑफ नॉन परिमिटिव यूनिट सेल। फर्दर हम इसको कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, हम इसको एफसीसी भी बोल सकते हैं, एक फॉर्म इसका बीसीसी भी रह सकता है, एक फॉर्म इसका ईसीसी भी रह सकता है, इसको दूसरी ईसीसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम। देखिए इस एफसीसी का मतलब क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सेकंड इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एंड दिस इज एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एफसीसी की, फिर बात करेंगे बीसीसी की, फिर बात करते हैं हम ईसीसी की। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, एफसीसी की। एफसीसी यानी क्या होगा, इसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, यानी आइटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, वो कॉर्नर के साथ साथ
उस क्यूब के हर फेस के ऊपर लाई करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं। यानी when the atoms or molecules are located on the corner as well as center of each face, that is called face centered cubic unit cell। यदि मैं इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करता हूं, देखिए क्या रहता है मेरे पास, ये मेरे पास एक क्यूब है। देखिए हम क्या कहते हैं कि पार्टिकल कहां पर लाई जाता है, कॉर्नर पे तो रहेगा ही रहेगा, ये आप कॉर्नर दिखा दिया मैंने। इसके साथ साथ कहां पर लाई करेगा, हर एक फेस सेंटर के ऊपर, और हमारे पास टोटल 6 फेस हैं, दिखा दीजिए 1 2 3 4 5 6। ये क्या है, एक ऊपर वाला है, एक नीचे वाला है। इसको हम क्या बोलते हैं, जनरली ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम बोलते हैं क्या, एफसीसी। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, बीसीसी की, कि बीसीसी किसको बोला जाता है, बीसीसी। जैसे एफसीसी में पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ फिर सेंटर पे लाई कर रहे थे, उसको हमने एफसीसी बोल दिया। इन सिमिलर वे यदि पार्टिकल कहां पर लाई करेंगे, कॉर्नर के साथ साथ किस पे लाई करेंगे, यदि बॉडी सेंटर पर लाई करेंगे तो हम क्या बोल देंगे, उसको बॉडी सेंटर बोल देते हैं। यानी when constituent particle are located on the corner as well as body center, that is called body center cubic। यदि मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं एक स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन से, ये हमारे पास ये क्यूब है, इस क्यूब के अंदर हम बात करते हैं, ये कॉर्नर से हमारे पास 8, साथ में हम क्या करते हैं, बॉडी के सेंटर में, यानी एक हम कहां पर रख देते हैं, इस बॉडी के सेंटर में रख देते हैं, यानी इस क्यूब के सेंटर में रख देंगे। दिस इज कॉल्ड, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, बीसीसी को रिप्रेजेंट करता है, बीसीसी। अब बात करते हैं किसकी, एसीसी की, यानी कि एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यानी क्या होगा, यदि हम एक क्यूब लेते हैं, एक क्यूब, इसमें यदि हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की एडजस्टमेंट करते हैं तो क्या होगा, पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ पार्टिकल ऑन द कॉर्नर एज वेल एज एंड सेंटर, या जनरली बोलते हैं इसको अपोजिट फेस पे एडजस्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यानी कॉर्नर हमारे पास वही 8 रहेंगे, कोई भी 2 फेस अपोजिट फेस दिखा दीजिए, मान लीजिए मैंने एक फेस ये दिखा दीजिए और एक फेस मैंने ये दिखा, दैट इज कॉल्ड एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। दिस इज द classification of unit cell on the basis of location of constituent particle in the crystal lattice। और हमने देखा, हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। हमने एक पार्ट में रखा परिमिटिव यूनिट सेल यानी सिंपल यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल केवल कॉर्नर पे रह रहे थे। दूसरा हमने देखा नॉन परिमिटिव यूनिट सेल, यानी नाम से पता चल रहा है नॉन परिमिटिव,
यानी परिमिति यानी कॉर्नर को छोड़ के बाकी कोई भी पोजीशन हो सकती है एडिशन के अंदर। वो फेस भी हो सकती है, वो बॉडी सेंटर भी हो सकता है, वो ए सेंटर भी हो सकता है, वो एंड सेंटर भी हो सकता है। एंड बिहाफ ऑफ दिस we can divide non-perimeter itself into three categories. First is the axis यानी face centered cubic unit cell, second is the body centered cubic unit cell, and third is the end centered cubic unit cell. And from structure point of view we can easily understand this concept. 3D यूनिट सेल। देखिए 3D यूनिट सेल्स के अंदर हमारे को टोटल 6 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट रहती है। टोटल 6 पैरामीटर। मान लीजिए हमारे पास ये क्यूब है, इसके अंदर ये एक्सिस है, इसको हम मानते हैं, इसको ए माना हमने, इसको बी माना, इसको सी माना, और क्या करते हैं ये एंगल बनाते हैं, एंगल अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। अब देखिए टोटल मिला के 6 कोऑर्डिनेट बने हमारे पास, टोटल 6 कोऑर्डिनेट यानी 6 कोऑर्डिनेट, 6 पैरामीटर, 6 पैरामीटर are required to define 3D यूनिट सेल। टोटल मिला के 6 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट रहती है हमारे को 3D यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए। इसमें अल्फा बीटा एंड गामा, इसको बोला जाता है इंटरफेसियल या एक्सियल एंगल। इंटरफेसियल या एक्सियल एंगल यानी किसको बोला जाता है इंटरफेसियल या एक्सियल एंगल? द एंगल सबटेंडेड बिटवीन द 2 प्लेन्स। 2 प्लेन के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरफेसियल एंगल कहते हैं। जैसे इस एक्सिस के बीच में और इस एक्सिस के बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में बीटा है, यहाँ गामा है, इनको बोला जाता है इंटरफेसियल या एक्सियल एंगल्स। उसके बाद ए, बी और सी, इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम एक्सियल लेंथ, एक्सियल लेंथ बोला जाता है। अब क्या हुआ, सबसे पहले इन पैरामीटर्स को यानी 3D यूनिट सेल्स को जो हमारे पास अगस्टे ब्रेवियस एक फ्रेंच फिजिशियन था, उसने नोटिस किया था। उसने क्या किया था कि भाई डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पर यानी इंटरफेसियल एंगल के बेस पे और उनकी एक्सियल लेंथ के बेस पर हम एक 3D यूनिट सेल को 7 क्रिस्टल सिस्टम के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए जनरली इसको हम ये भी बोलते हैं कि जो इसका जो कॉन्सेप्ट आया था वो क्या था, 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम, और ये मिला के हमारे को टोटल 14 ब्रेवियस लेटिस देते हैं। टोटल 14 ब्रेवियस लेटिस देते हैं 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम्स। और वो 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट बोलते हैं हम क्यूबिकल या सिंपल क्यूबिक, सेकंड रहता है हमारे पास टेट्रागोनल, थर्ड रहता है हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक, जो फोर्थ रहता है हमारे पास मोनोक्लिनिक, जो फिफ्थ रहता है हमारे पास मोनोक्लिनिक के बाद ट्राइक्लिनिक, सिक्स्थ रहता है हमारे पास हेक्सागोनल, और सेवंथ रहता है हमारे पास ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल। यानी टोटल मिला के हमारे को डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पर हम क्या करते हैं, इस 3D यूनिट सेल को 7 पार्ट के अंदर
वजह से इनको क्या बोला जाता है, 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम। और यही 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी लोकेशन के बेस पर मिलके हमारे को 14 ब्रेवियस लेटिस देते हैं, 14 ब्रेवियस लेटिस। अभी हम एक टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अभी समराइज करते हैं और यहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन 100% आता है और बहुत ही इजी होता है। कुछ ट्रिक के माध्यम से भी हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए आप बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी ये टेबल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे हम जेईई मेंस की बात करें, चाहे हम एडवांस की बात करें, चाहे हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम्स। सीरियल नंबर या हम बात करेंगे किसकी, क्रिस्टल सिस्टम की बात करेंगे, या हम बात करेंगे एक्सियल लेंथ की बात करेंगे, या हम बात करेंगे एक्सियल एंगल की बात करेंगे, या हम बात करेंगे ब्रेवियस लेटिस की, या हम स्पेस लेटिस की बात करेंगे, और यहां बात करेंगे हम एग्जांपल्स की। कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से देखेंगे हम यहां पर। इस प्रकार से एक टेबल का फॉर्मेशन होगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट सिस्टम की, और फर्स्ट सिस्टम क्या है, सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक, इसके अंदर जो एक्सियल लेंथ रहेगा एक क्यूब के अंदर तीनों का तीनों साइड बराबर रहता है, और एंगल क्या रहेगा, अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री रहेंगे, और टोटल मिला के हमारे को इसके अंदर 3 ब्रेवियस लेटिस मिलता है। और उस ब्रेवियस लेटिस का जो पोजीशन रहता है वो क्या रहता है, एक रहेगा परिमिटिव, दूसरा रहेगा बॉडी सेंटर, और तीसरा रहेगा फेस सेंटर। यानी एक केस में परिमिटिव यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे रहेंगे, दूसरी ये दोनों कैटेगरी नॉन प्रिमिटिव से बिलोंग करती हैं। यहां पर क्या करेंगे, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पर रहेंगे, और यहां किस पे रहेंगे, फेस सेंटर पर रहेंगे कॉर्नर के साथ। एग्जांपल है NaCl है, KCl है, etc। ये फर्स्ट सिस्टम है हमारे पास जिसका नाम है क्यूबिकल सिस्टम। और ध्यान रखना जो हमारे पास ये जो सिस्टम है क्यूबिकल सिस्टम सबसे सिमेट्रिकल सिस्टम रहता है ये, यानी इसको मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम भी बोला जाता है, मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम। उसके बाद बात करते हैं हम सेकंड में जो हमारे पास आता है, हम बात करते हैं टेट्रागोनल सिस्टम की। टेट्रागोनल सिस्टम, इसमें हमारे पास कोई भी दो साइड बराबर रहता है, थर्ड बराबर नहीं रहता, लेकिन तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री के रहते हैं। और हमारे पास इसके अंदर टोटल ब्रेवियस लेटिस 2 रहता है, और उसमें एक हमारे पास परिमिटिव यानी सिंपल यूनिट सेल से बिलोंग करता है, और दूसरा हमारे पास नॉन परिमिटिव यानी बॉडी सेंटर से बिलोंग करता है। इसके अंदर जो हमारे पास एग्जांपल रहेगा, यानी व्हाइट टिन का एग्जांपल ले लेते हैं इसके अंदर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्हाइट टिन, या हम बात कर लेते हैं अमोनियम ब्रोमाइड। आप इसको भी इस कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं, व्हाइट टिन या अमोनियम ब्रोमाइड्स। उसके बाद देखिए थर्ड, जो हमारे पास टेट्रागोनल सिस्टम होता है, ये किस प्रकार से बिहेव करता है, लाइक ए पेंसिल बॉक्स। एक पेंसिल बॉक्स की तरह बिहेव करता है इसका जो स्ट्रक्चर है, लाइक ए
पेंसिल बॉक्स। अब हम बात करते हैं, चलते हैं थर्ड सिस्टम पे, यानी ऑर्थोरोम्बिक की बात करते हैं। यानी हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं ऑर्थोरोम्बिक की बात करते हैं। इसमें क्या रहता है? तीनों के तीनों साइड बराबर नहीं है, all the three sides are not equals, और जो एंगल है वो तीनों का तीनों 90 डिग्री रहेगा। जो टोटल रेडियस लेटिस है वो कितना रहता है? 4। एक परिमिटिव यूनिट सेल से बिलोंग करता है, एक बॉडी सेंटर से बिलोंग करता है, एक फेस सेंटर से बिलोंग करता है, और जो फोर्थ है वो एंड सेंटर से बिलोंग करता है। एग्जांपल देखिए, जैसे ऑर्थोरोम्बिक है, यानी इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल रखते हैं, रोम्बिक सल्फर का एग्जांपल रखते हैं। रोम्बिक सल्फर बोल सकते हो आप इसको, या हम इसके अंदर पोटेशियम नाइट्रेट भी रख सकते हैं, KNO3 BaSO4, इनको आप इसके डायग्राम में रख सकते हैं। उसके बाद देखिए, जो ऑर्थोरोम्बिक जो सिस्टम है हमारे पास, इसके अंदर जो सबसे मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल और जो बार-बार पूछा जाता है वो क्या है? मैच बॉक्स। जो हमारे पास माचिस बॉक्स होता है, यानी मैच बॉक्स। ये पूछा गया क्वेश्चन है जेईई मेंस में। क्या पूछा था उन्होंने? कि उन्होंने हमारे को एक रिलेशन दिया एक्सियल लेंथ का और इंटरफेसियल एंगल का। उसके बेस पे उन्होंने पूछा कि बताइए इनमें से कौन सा सिस्टम ऑर्थोरोम्बिक को बिलोंग करता है। ये भी पूछ सकता है वो कि जो मैच बॉक्स है वो किस प्रकार के सिस्टम का एग्जांपल्स है। तो किसका एग्जांपल है बच्चों को? ऑर्थोरोम्बिक का एग्जांपल है। उसके बाद हम नेक्स्ट सिस्टम पे चलते हैं, जो फोर्थ है हमारे पास मोनोक्लिनिक। इसमें A not equal to B not equal to C, लेकिन क्या रहेगा इसके अंदर? जो अल्फा और बीटा हैं वो 90 डिग्री के रहेंगे, लेकिन गामा 90 नहीं होगा। कोई भी दो एंगल 90 डिग्री के होंगे, वो अल्फा और गामा भी हो सकते हैं। उस कंडीशन में बीटा नहीं होगा, बीटा और गामा हो सकते हैं, अल्फा नहीं होगा। और इसके अंदर हम दो सिस्टम रखते हैं, टोटल रेडियस दो, और वो है एक परिमिटिव से बिलोंग करता है और एक बिलोंग करता है एंड सेंटर से। और इसके अंदर जो एग्जांपल है वो क्या रखते हैं हम? मोनोक्लिनिक सल्फर, इसका पार्टिकुलर एग्जांपल है। ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। जो मोनोक्लिनिक सल्फर रहता है हमारे पास, उसमें और एग्जांपल रखते हैं हम Na2SO4, एक और लिख सकते हो आप Na2SO4 * 10S2, आप ये एग्जांपल यूज कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सिस्टम की। नेक्स्ट सिस्टम है हमारे पास फिफ्थ। जो फिफ्थ सिस्टम रहेगा वो रहेगा हमारे पास ट्राइक्लिनिक सिस्टम, यानी A not equal to B not equal to C, अल्फा not equal to बीटा not equal to गामा 90 डिग्री, और हमारे पास एक ब्रेवियस लेटिस रहता है और उसका नेचर है परिमिटिव टाइप्स, जो ट्राइक्लिनिक सिस्टम है। और इसके अंदर हम जो एग्जांपल रखते हैं वो क्या रखते हैं? इसके अंदर जो एग्जांपल रहेगा हमारे पास वो CuSO4 इनटू में 5S2, एक पार्टिकुलर एग्जांपल रखेंगे इसका डायग्राम के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो सिक्स सिस्टम रहेगा ट्राइक्लिनिक के बाद हेक्सागोनल। कोई भी दो साइड बराबर रहेंगी, तीसरी बराबर नहीं होगी। कोई भी दो एंगल 90 डिग्री के रहेंगे और गामा 120 डिग्री रहेगा, गामा 120। एक ब्रेवियस लेटिस रहता है इसमें, और उसका नेचर कैसा रहता है? वो नेचर परिमिटिव यूनिट सेल रहता है। एग्जांपल की बात करते हैं हम, एग्जांपल रखेंगे हम, इसके अंदर ग्रेफाइट है, जिंक ऑक्साइड है, ग्रेफाइट और जिंक ऑक्साइड। उसके बाद जो लास्ट है वो क्या रहेगा हमारे पास? ट्राइगोनल, या इसका एक नाम और है रोम्बोहेड्रल। इसमें क्या होगा?
ए बी के इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा। अल्फा और बीटा और गामा बराबर होंगे लेकिन 90 डिग्री नहीं होंगे। एक ब्रेवियस लेटिस रहेगा और वही परिमेटिक यूनिट सेल का है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जांपल की। जो इसका एग्जांपल रहेगा हमारे पास NaNO3 या ICl, कोई भी कैल्साइट का एग्जांपल भी रख सकते हो आप इसमें। दिस इज द 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल्स है, आपको रिमाइंड करनी पड़ेगी और इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%। नोट करो उसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए हम इसको याद करने का एक ट्रिक बनाते हैं। एक ट्रिक, हमारा क्वेश्चन कितने कम टाइम में सोल्व हो, वो हमारे लिए सबसे जरूरी होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। और अभी इसी टेबल को हम ट्रिक के माध्यम से सोल्व करेंगे। देखिए इसमें नोट क्या करोगे आप, सबसे पहला नोट डाल लीजिए मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम। क्या रहेगा, क्यूबिकल सिस्टम, जिसमें अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री रहेगा। मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम, मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम क्या रहेगा इसमें, या इसको ऐसे जनरली बोल देते हैं नो रोटेशन ऑफ सिमेट्री। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस नाम से। वो कौन सा सिस्टम होता है जिसमें कोई रोटेशन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती, उसको बोला जाता है ट्राइक्लिनिक। यानी कोई साइन बराबर नहीं रहते, अल्फा बीटा गामा बराबर नहीं रहते और 90 डिग्री के रहते। मैच बॉक्स देखा हमने, एग्जांपल था किसका, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम का। उसके बाद हम यूज करते हैं इसके लिए ट्रिक्स। यानी हमारे को मिला के टोटल 14 ब्रेवियस लेटिस मिलती हैं। या तो आप ये यूज कर लीजिए 32, 42, 111। यदि आप यहां पर स्टैकिंग यूज करते हो, टू यहां यूज करते हो, तो ये टेट्रागोनल के लिए है। टोटल मिला के 3, 2, 5, 4, 9, 2, 11 और 3, 14, यानी टोटल 14 ब्रेवियस लेटिस मिलते हैं। आप कहीं पर किसी मेथड में आप ये भी यूज कर सकते हो 34, 22, 111, तब भी आपको 14 मिलेगा। लेकिन अब इसको जनरली हम क्या बोलते हैं, ये यूज किया जाता है ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम के लिए। एक और ट्रिक आप यूज करोगे इसके अंदर सिस्टम को याद रखने के लिए, नाम से याद कैसे रखा जाए सिस्टम को, वो क्या होता है, क्यूट आवर मदर्स। क्यूट आवर मदर। अब देखिए जो हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है किसको,
क्यूबिकल सिस्टम, क्यूबिकल। और आपको पता है क्यूब में तीनों की तीनों साइड बराबर रहती हैं, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री रहते हैं और मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम है। उसके बाद बात करते हैं हम टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में आप इसको क्या बोलोगे? टेट्रागोनल ए बी नॉट इक्वल टू सी, यानी कोई भी दो साइड बराबर रहती हैं, थर्ड बराबर नहीं रहती, अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्री रहता है। उसके बाद इससे क्या याद किया जा सकता है? ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक इसमें ए बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा और नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। सॉरी, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री रहेगा इसमें, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। एमओ मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक इसमें क्या रहेगा? ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, जो हमारे पास अल्फा और बीटा रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा, गामा 90 नहीं होगा, नोट गामा। टी, टी से क्या बनेगा हमारे पास? ट्राइक्लिनिक, आल्सो नोन एज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम, यानी A not equal to B not equal to C, alpha not equal to beta not gamma not 90 डिग्री। ये हमारे पास रहेगा हेक्सागोनल। हेक्सागोनल कोई दो साइड बराबर, तीसरी बराबर नहीं, कोई दो एंगल 90 डिग्री, गामा 120 डिग्री, और लास्ट में हमारे पास बचता है R। R मींस rhombohedral, also known as trigonal। A is equal to B is equal to C, alpha is equal to beta is equal to gamma, but not 90. From this trick you can easily solve the problems related to the crystal system or Lewis